बच्चों, तो आज हम विज्ञान भाग 2 पार्ट 4 के आगे का टॉपिक देखने वाले हैं। पर्यावरण संवर्धन की आवश्यकता, उसके पीछे हमने कल देखा था। आज हम देखेंगे रेडियोधर्मी प्रदूषण। एक बार जान लेते हैं इसके बारे में, ये क्या होता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण यह प्राकृतिक और मानव दोनों प्रकार से होता है। रेडियोधर्मी विकिरणों के कारण निकलने वाले अल्ट्रावायलेट रेज किरणें, इंफ्रारेड रेज, ये प्राकृतिक रेडियोधर्मी प्रदूषक हैं। और एक्स रे, अणु भट्टियों या परमाणु भट्टी से जो भी रे निकलते हैं, जो भी किरणें निकलते हैं, वो क्या है, मानव निर्मित हैं। तो ये सबसे खतरनाक है हमारे विश्व के लिए। विश्व में अब तक चेरनोबिल, वेंट्रस्केल और 3 माइल आइलैंड इस प्रकार की सबसे बड़ी दुर्घटनाएं घटित हुई हैं। इन घटनाओं के कारण हजारों व्यक्ति दीर्घ समय तक प्रभावित हुए हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण के परिणाम निम्न प्रकार से हैं। पहला, एक्स रे के अतिनील किरणों के कारण कैंसर संलग्न अल्सर का निर्माण होता है। तो ये भी आपके लिए लाभदायक नहीं है। शरीर के ऊतकों का नाश होता है, जनुकीय परिवर्तन होता है और दृष्टि पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ये रेडियोधर्मी प्रदूषण के बारे में ये आपको एग्ज़ाम में आएगा नहीं, क्योंकि ये पूरा क्या आप जानते हो, ये पूरे टेक्स्ट बुक में से इस साल के लिए हटा दिया गया है। इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। फिर आगे देखते हैं हम लोग, पर्यावरण संवर्धन की आवश्यकता क्यों है। अब भाई आप जानते हो पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, अन्य समस्याएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है हमें। तो उन सब प्रॉब्लम से निपटने के लिए हमें पर्यावरण संवर्धन की आवश्यकता है, तो वो इसमें दिया गया है। फिर अब पर्यावरण संवर्धन की आवश्यकता, इसमें प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए, प्राकृतिक मानवीय समस्याओं का निराकरण के लिए, ये सब जो भी चीज़ें हैं ये इसके अंतर्गत आएंगी। और ये चार्ट आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग पर्यावरण संवर्धन एक सामाजिक जवाबदारी। अब ये सामाजिक जवाबदारी क्यों है, क्योंकि हम सब यहाँ पर रहते हैं, समाज में रहते हैं और समाज ही हर एक चीज़ को लेके चलता है। यदि समाज पर्यावरण को नहीं संभालेगा तो पर्यावरण क्या होगा, बहुत प्रदूषित हो जाएगा और हमारी पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। तो वही यहाँ पर दिया है, पर्यावरण तथा मानव, इनका संबंध मानव के अस्तित्व के समय से ही पृथ्वी पर मनुष्य के कदम उसके निर्माण के बहुत लंबी अवधि के बाद पड़े। मनुष्य ने पृथ्वी पर अपनी बुद्धिमत्ता, स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति, इन मूल्यों के आधार पर अन्य सजीवों की अपेक्षा अपना स्थान श्रेष्ठ बनाया है। अपने मूल्यों के आधार पर उसने प्रकृति पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया है। प्रकृति ने मानव को जो भिन्न भिन्न प्रकार की साधन संपत्ति दी है, उन साधन संपत्ति का भरपूर उपयोग किया गया है और सुख समृद्ध जीवन जीने की लालच में वह प्रकृति से जितना ले सकता है उतना तो लेते ही रहा है। और इसी स्वयं के प्रगति विकास प्रक्रिया में प्राकृतिक पर्यावरण का ह्रास होने की शुरुआत हो गई है। इसलिए तो इससे हमें एक बात ध्यान आती है कि वह अर्थात आज पर्यावरण संतुलन में मानव की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अगर संतुलित रखेंगे, हम पेड़ों पौधों को लगाएंगे या उनको नष्ट नहीं करेंगे, तो हमारा वातावरण, हमारा पर्यावरण क्या होगा, शुद्ध रहेगा और हमारे द्वारा की जाने वाली कृति यह पर्यावरण के लिए घातक होगी। सामान्यतः यह बात साधारण लोगों को मालूम ही नहीं होती, अर्थात अनजाने में कुछ घटनाएं होती रहती हैं। इसलिए पर्यावरण को संभालना, पर्यावरण को बनाए रखना, ये सामाजिक जिम्मेदारी है और इसको हर व्यक्ति को संभालना चाहिए। फिर आगे दिया गया है, देखते हैं। एक छोटे से इंसान की बड़ी बात, मोलाई जंगल के बारे में बताया गया है। मोलाई जंगल को इस व्यक्ति ने बनाया था। आसाम राज्य के आदिवासी घुमंतुर जनजाति में जन्म लेने वाला यादव मोलाई पायांग नामक का यह एक कर्तव्य दक्ष मनुष्य है। 1963 में जन्मा मोलाई यादव उम्र के 16वें वर्ष से ही जंगल कामगार के रूप में काम कर रहा था। गांव के आसपास से ही बहने वाला ब्रह्मपुत्रा नदी में भयंकर बाढ़ आने से वहां के असंख्य सांपों की मृत्यु हो गई थी। इस पर उपाय योजना के रूप में वह सामाजिक वनीकरण विभाग ने प्रथम बांस के केवल 20 पौधे लगाए। इसकी देखभाल करने के लिए मोलाई वह भी अन्य जंगल मजदूरों के साथ था। यह योजना बंद करने के बावजूद भी मोलाई का कार्य अविरत शुरू रहा और पेड़ लगाना व परिसर उसकी देखभाल करना, यह कार्य निरंतर रखने का परिणाम यह हुआ कि जिस परिसर में एक भी वृक्ष नहीं था, उस स्थान पर आज इस मनुष्य ने करीब करीब
1360 एकड़ में जंगल तैयार किया और आज आसाम के जोरहा के कोकिलामुख में यह जंगल मोलाई के 30 वर्षों के अथक परिश्रम से निर्माण हुआ है और इस अतुलनीय कार्य के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया और आज इस जंगल को मोलाई जंगल के नाम से जाना जाता है। तो यह एक सामान्य व्यक्ति जिन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण को संतुलित बनाने के लिए इतना बड़ा काम किया, तो भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री, यह पुरस्कारों में बहुत ही वैल्यू रखता है भारत में, वह इनको दिया गया। आगे देखते हैं पर्यावरण संवर्धन तथा जैव विविधता। तो देखते हैं पर्यावरणीय प्रदूषण का सबसे घातक परिणाम सजीवों पर होता है। हमारे आसपास के परिसर, इस प्रकार की घटनाओं को क्या आपने देखा है? हाँ, 2006 में जो बाढ़ आई थी वो भी एक पर्यावरण प्रदूषण के कारण ही हुई थी कि प्लास्टिकों को गटर से, नाली में कहीं भी फेंक दिया जाता था, जिससे बारिश के समय पानी बाहर निकलने का रास्ता नहीं बचा, जिसके वजह से ऐसी बाढ़ें आती जाती हैं आती ही। तो यह एक क्या है, एक प्रदूषण का ही प्रकार है हमारे द्वारा जो किया जाता है। आज हम देखते हैं कि अपनी पिछली पीढ़ियों द्वारा सुने गए विशिष्ट प्राणी को देखने को नहीं मिलते। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रकृति में पाए जाने वाले एक ही जाति के सजीव में व्यक्तिगत तथा आनुवंशिक भेद, सजीवों की जातियों के विविध प्रकार तथा विविध प्रकारों की परिसंस्थाएं, इन सभी के कारण उस स्थान पर प्रकृति को जो सजीव सृष्टि की समृद्धि प्राप्त हुई उसे ही जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता यह 3 स्तरों पर दिखाई देती है: आनुवंशिक विविधता, फिर प्राकृतिक विविधता और परिसंस्था की विविधता। आनुवंशिक मतलब एक ही जाति के सजीवों में पाई जाने वाली विविधता को क्या कहते हैं? आनुवंशिक विविधता कहते हैं। जैसे हम देखा है कि प्रत्येक मनुष्य दूसरे की अपेक्षा थोड़ा भिन्न होता है। पुनरुत्पादन की प्रक्रिया में सहभागी होने वाले सजीवों में यह आनुवंशिक विविधता कम हुई तो धीरे धीरे जाति के नष्ट होने का खतरा बना रहेगा। फिर आगे देखेंगे प्रजातिक विविधता में क्या दिया गया है और उसको हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं। एक ही प्रदेश के एक ही प्रजाति के प्राणियों अथवा वनस्पतियों में पाई जाने वाली विविधता को क्या कहते हैं? प्रजातिक विविधता कहते हैं। प्रजाति में विविध वनस्पति, प्राणी तथा सूक्ष्म जीव, इनके विविध प्रकारों का समावेश होता है। परिसंस्था की विविधता, प्रत्येक प्रदेश में अनेक परिसंस्थाओं का समावेश होता है। किसी प्रदेश के प्राणी तथा वनस्पति, उनका अधिवास तथा पर्यावरण में अंतर, इनके संबंधों से परिसंस्था की निर्मित होती है। प्रत्येक परिसंस्था के प्राणी, वनस्पति, सूक्ष्म जीव और अजैविक घटक भिन्न भिन्न होते हैं, अर्थात प्राकृतिक और मानव निर्मित इसी प्रकार की भी 2 स्वतंत्र परिसंस्थाएं होती हैं। तो ये हमने देखा है। इसके बाद हम देखते हैं, ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, यह चिन्ह किस प्रकार से किसके लिए दिखाया गया है ये आप देख लीजिएगा। फिर आगे दिया है इसमें बहुत सारी चीज़ें। ये आपको देवराई के जंगल के बारे में बताया गया है कि ईश्वर के नाम पर आरक्षित एवं पवित्र समझे जाने वाले देवराई के जाने वाले जंगलों को देवराई कहते हैं और परंपरा से चले आ रहे जंगल सरकार के वन विभाग द्वारा न संभाल कर समाज द्वारा संभाले गए अभयारण्य ही हैं। ईश्वर के नाम पर आरक्षित होने के कारण इन वनों को एक प्रकार का संरक्षण कवच ही प्राप्त है। भारत के केवल पश्चिम घाटों में ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश में घने जंगलों के रूप में यह समूह दिखाई देते हैं। भारत में ऐसे 13,000 से भी अधिक देवराई वन की सूची अब लिखित है। महाराष्ट्र में इस प्रकार की देवराई कहाँ है, ये सब आपको बताया जाएगा आगे। फिर आगे हम देखते हैं, देखिए पर्यावरण में मेरी भूमिका क्या है, ये आप ध्यान दीजिए, इसको पढ़ के रखिए। और इसके बाद में यहाँ देखते हैं, विश्व में जैविक विविधताओं के संवेदनशील ऐसे 34 स्थानों को अभिलेखित किया गया है। इन क्षेत्रों द्वारा एक समय में पृथ्वी का लगभग 15.7% इतना भाग व्याप्त किया गया है। आज करीब 86% संवेदनशील क्षेत्र पहले से ही नष्ट हो चुके हैं। 2.3 पृथ्वी के पृष्ठभाग पर संवेद क्षेत्रों में अखंड अवशेष बाकी है और इसमें 1.5 लाख वनस्पतियों की प्रजातियां समाविष्ट हैं और कुल वैश्विक स्तर के अलावा 50% है। तो ये आपको दिया गया है कितनी। भारत का विचार करने पर प्राणियों की 135 प्रजातियों में करीब 85 प्रजातियां ईशान्य प्रदेशों के जंगलों में दिखाई देती हैं। पश्चिमी घाटों के 1,500 से अधिक प्रदेश निष्ठ वनस्पतियों की प्रजातियां भी नजर आती हैं। संसार में कुल वनस्पतियों
की प्रजातियों में से करीब 50,000 वनस्पति प्रजातियां क्या हैं, प्रदेशनिष्ठ हैं। और संसार के ये जैव विविधताओं के संवेदनशील क्षेत्र है, इसके बारे में बताया गया है। फिर देखिए यहाँ पर खतरों में आने वाले संबंध में देश के 3 विरासत में प्राप्त स्थल, अभी इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इन 5 राज्यों में व्याप्त पश्चिमी घाट या खनिज उद्योग और प्राकृतिक गैस की खोज के लिए शुरू किए गए कामों के कारण खतरे में आ गए हैं। यहाँ के एशियाई सिंह तथा जंगली वैसे इनका अधिवास खतरे में आ गया। मतलब जहाँ पर भी ऐसे नॉर्मल काम शुरू होते हैं, वहाँ के जो प्राणी रहते हैं उनको फिर रहने के लिए, खाने के लिए जगह नहीं मिलती। इसके कारण वे जो प्राणी होते हैं वे खतरे में आ जाते हैं। आसाम का मानस अभयारण्य बांध एवं पानी के बेशुमार उपयोग के परिणाम के कारण प्रभावित हो रहा है। वहाँ के बाघ और एक सींग वाले गेंडों को खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल का सुंदरबन अभयारण्य यह बाघों के लिए आरक्षित है, परंतु बांधों और पेड़ों की कटाई, अतिरिक्त मच्छी मार एवं इसके लिए खोदे गए चर खाई, इनके कारण बाघों और पर्यावरण के सामने बड़ी चुनौती बनी है। लास्ट पार्ट हम देखेंगे इस पार्ट का, खतरों में आई जाने वाली प्रजाति, संकटग्रस्त प्रजाति। इसमें कौन कौन सा पाएगा, लायन टेल बंदर, ताड़मोर। तो ये प्रजातियां क्या हैं, बहुत ही कम प्रमाण में शेष दिखाई दे रही हैं, या उनका अधिवास इतना संकुचित हुआ है कि विशेष उपयोजनाओं न करने पर इनकी प्रजातियां नष्ट हो सकती हैं। लायन टेल। फिर दुर्लभ प्रजाति रेड पांडा, कस्तूरी मृग। इन प्रजातियों की संख्या बहुत ही कम हो रही है। प्रजातियां स्थान विशिष्ट होने के कारण शीघ्र लुप्त होने के कगार पर आ रही हैं। संवेदनशील प्रजाति, पट्टे वाले बाघ, गिर के सिंह, इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम हो रही है, लगातार कम ही होती जा रही है। संख्या में लगातार होने वाली कमी के कारण इनकी प्रजातियां अभी नष्ट होने के खतरे में आ गई हैं। अनिश्चित प्रजाति, ये प्रजातियां धोखे में हैं ऐसा आभास होता है, परंतु इनके व्यवहार की कुछ आदतों के कारण इस प्रकार की प्रजातियों के संबंध में ऐसी कोई विशिष्ट अथवा ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है, जैसे शेखरू गिलहरी। तो 22 मई को हम लोग विश्व जैव विविधता दिवस मनाते हैं। आगे आपको दिया गया है जानकारी, वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये पार्ट ख़त्म हो रहा है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। धन्यवाद।